इजी जो पैसेज है सबसे पहले हम वो करेंगे जो सबसे इजी है। ठीक है, पैसेज आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसमें गेट क्लोज कर लो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तीन क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज क्लोज टेस्ट और क्या आता है, एक आपका पीक्यूआरएस आता है। ओके, वन बाय वन अपन सारी करेंगे। आज की क्लास में हम जो इजीएस्ट हमारे पास पैसेज आते हैं ना, छोटे छोटे पैसेज आते हैं कई बार पेपर में, तो उनको करना सीखेंगे। तो सबसे पहला पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, सारे बच्चे पढ़ो एक बार। जो आपका जो आपने बात की ना टाइप करने की, वो हमने मैं इनको कॉमन निकाल रखा है, एम ए कॉमर्स में है, वैसे ही लिखा जाता है। नहीं नहीं, वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तुम लोग गलत बर्थडे विश करते हो मुझे, एम ए एम। ऐसा नहीं है जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं तो वहां पे भी हमें वही लिखना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब वो अपोस्ट्रोफी नहीं लेता है, कई जगह लिखना पड़ता है। जैसे अपने कोचिंग का नाम है ना, अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट में और एप्लीकेशन पे जहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लिया जाता है वहां पे डायरेक्टली लिखा जाता है। ठीक है, बट एक्यूरेट तो एम ए अपोस्ट्रोफी ए एम होता है। अब देखो एक बार इसको पढ़ो सारे बच्चे पैसेज को। हाँ जी, नो डाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है सेल्फ सफिशिएंसी है, मतलब फूड प्रोडक्शन में निकालने का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, समझते जाओ। But it has also brought with it the formidable problem of poisoning of food grains and other eatables. This is caused by excessive use of chemicals on crops and pesticides residues. It has also created havoc by exterminating the species of useful parasites and viruses which keep pests under control. Scientists are now worried about the resurgence of such formidable pests in menacing proportions, which seem to undermine all that they have achieved in agricultural production. अच्छा, सबसे पहले ये बताओ ये कहना क्या चाह रहा है ये पैसेज, क्या तुम्हें थीम समझ में आई? क्या है? हाँ, इसका जो हेडिंग है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इस पैसेज में हमें बताया गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या तो फायदे हुए हैं और क्या, भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन आई उससे हम ना फूड में सफिशिएंट हो गए, फूड सफिशिएंसी हो गई, खाने की हमारे पास आज पर्याप्तता है। आज हमारे देश में कोई भूखा नहीं रह सकता, कितना अनाज होता है हमारा, आने वाले 3 साल तक हमारे पास अनाज रहता है अगर कोई वजह से अनाज नहीं भी हो पाए। किसकी वजह से हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे को इतना ज्यादा अनाज पैदा कैसे हो गया? हमारे को क्या दिए गए? केमिकल्स दिए गए, जिससे हम हमारी जमीन पे केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे फसल अच्छी हो जाती है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक तो सही है कि जनसंख्या इतनी है तो उनको खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। और गांव में पहले क्या होता था, खाद के लिए वो गोबर वाला यूज करते थे, वो नेचुरल खाद हुआ करता था। अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जो केमिकल्स हमने डाले ना, उससे क्या हुआ कि जो बेकार जो कीड़े मकोड़े फसल को खराब करते थे वो तो मर गए, उससे फसल तो अच्छी हो गई। लेकिन कुछ वायरस बैक्टीरिया ऐसे थे जो फसल को जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते थे, तो वो भी मर गए साथ में। समझ में आ रहा है कि जो बुरे मरेंगे वायरस बैक्टीरिया, तो अच्छे भी मर गए जो जमीन की किसको बढ़ा रहे थे, फर्टिलिटी को बढ़ा रहे थे। तो अब ये हमको क्या हुआ नुकसान, हम एक लंबे, एक बोलते हैं ना प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर आप केमिकल्स अपनी धरती पे यूज करोगे ना, तो वो धरती क्या हो जाएगी, बैरन, बंजर हो जाएगी। क्योंकि उसकी जो बोलते हैं ना उसका जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए तो बचे ही नहीं वायरस बैक्टीरिया, वो तो केमिकल से खत्म हो गए। केचुआ वगैरह हम डाल नहीं रहे जो पहले नेचुरल खाद होती थी। तो यहाँ पर उसके प्लस माइनस हमें बता दिए गए। मैं थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन कर देती हूँ, बट आपको पढ़ के और थीम समझनी है। पैसेज एक तो पढ़ोगे तो टाइम लेगा, ठीक है। अगर मैं एसएससी के पेपर की बात करूं तो बेटा आपको वहां पे 1 आवर मिलता है 5 सब्जेक्ट को क्वेश्चंस को करने के लिए, जिसमें से मेन जो टाइम है आपका मैथ्स और रीजनिंग खा जाती है। ठीक है, जीके साइंस में तो चलो टक 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 करके लगा दी। अब बात आती है इंग्लिश की।
इंग्लिश में अपना ग्रामर वोकैब के क्वेश्चन भी ठीक है, फटाफट फटाफट पढ़ के कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? पैसेज, क्योंकि पहले तो आपको पैसेज को रीड करना पड़ेगा, इसकी थीम समझनी पड़ेगी और फिर इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी वो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे पैसेज पे जैसे अपन ने 12th क्लास में 10th क्लास में किए थे, मिले लाइट को चिपका दो, वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लो कि निसंदेह जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसकी वजह से आज हमारे को जो फूड प्रोडक्शन है उसमें काफी सफिशिएंसी मतलब काफी पर्याप्त हो गया, लेकिन ये अपने साथ और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आई है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग। अपन केमिकल डाले जाएंगे टमाटर की फसल पे, तो टमाटर भी तो उसमें भी तो केमिकल घुसेगा, फिर वो हम खाएंगे, हमारी परेशानी होगी। तो फूड खराब हो रहा है, ग्रेन खराब हो रहा है, जो भी बाकी ईटेबल्स, ईटेबल मतलब जो खाने योग्य चीज होती खराब हो। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। हम क्या करते हैं, कितने केमिकल्स यूज करते हैं? आप देखो, आप गेहूं करते हो ना, गेहूं आप पानी डालते हो तो पानी में केमिकल चलता है, क्योंकि कई अलग अलग तरह की दवाइयां चलती है, तो गेहूं में भी तो जाएगी ना। तो वो गेहूं को कौन खाएगा? हम खाएंगे तो हम क्या होंगे? बीमार होंगे, है ना। तो केमिकल्स क्रॉप्स फसल के ऊपर और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, इट आल्सो क्रिएटेड हैवॉक मतलब तबाही। हैवॉक मतलब क्या होता है? तबाही। बाय एक्सटर्मिनेटिंग मतलब खत्म कर देना स्पीशीज ऑफ यूजफुल पैरासिट, जो काम के बैक्टीरिया, आप विज्ञान में पढ़ते होंगे ना, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो पेड़ पौधों की जड़ में निवास करता है, और वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है? जमीन की उर्वरकता बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है, तो वो भी मर जाएगा, है ना। तो ये भी मर गए वायरस वगैरह, विच की पेस्ट अंडर पेस्ट मतलब जो और अदर चीजें होती है या कोई भी गलत जो खरपतवार होती है, इनको क्या करते थे? कंट्रोल में रखते थे। साइंटिस्ट अब क्या है? वरिड है, वरिड है अबाउट द रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब वापस से वो वायरस बैक्टीरिया पनप जाए, of such formidable pests in menacing proportion which seem to undermine all they have। मतलब ये है कि जो उन्होंने खाने पीने के क्षेत्र में अचीव किया उसको देखकर वो वरिड है कि कहीं हमसे गड़बड़ तो नहीं हो गई। समझ रहे हैं कि हमने किया अच्छे के लिए था और वो कहीं उल्टा तो नहीं गया है। बट पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर ये तो करना ही था, अगर ये नहीं करते तो हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं बचता अनाज। लेकिन इसको लोगों को सिखाना चाहिए था कि किस तरह से यूज करना है, किस लेवल पे यूज करना है। अब तुम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखो क्या आप ना अपने 10th 12th वाले पैटर्न से इन क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द रीडिंग विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है? आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, कौन सा करेक्ट है? देखिए 12th वाले तरीके से करो, देखिए होता है क्या। दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा। कहानी मैंने सुना दी, बताओ कौन सा सही है? द ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन समझ, पहला ऑप्शन समझ में आ गया था तुमको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारी सारी समस्याएं सॉल्व कर दी, ऐसा है। पैसेज ही दो बात कह रहा है, प्लस करा है तो इसने माइनस भी करा है, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि हमें क्या देना है यहाँ पे? जो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो सही स्टेटमेंट है। दूसरा वाला पढ़ के बताओ क्या है? एप्लीकेशन ऑफ केमिकल हैज रिजल्टेड इन एवरलास्टिंग प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन, कि अपन ना केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इससे हमारी जो फसल है उसको हम सुरक्षित रख पा रहे हैं हमेशा के लिए। केमिकल, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। तीसरा देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरह की मिक्स ब्लेसिंग है। मिक्स ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि सही हुआ या गलत हुआ समझ नहीं आया हमारे को, मतलब सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, आपको भी ठीक लग रहा है ये पैसेज? यही तो कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी तरह से अच्छी नहीं है, ये गलत भी है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? अब साइंटिस्ट सेटिस्फाई है? लास्ट वाला सेंटेंस यही तो बोल रहे हैं। साइंटिस्ट क्या थे? लास्ट वाला सेंटेंस वरिड, साइंटिस्ट क्या है? वरिड है। और चौथा सेंटेंस क्या बोल रहा है? साइंटिस्ट आर वरिड मतलब चिंतित, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, दोनों अपोजिट हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर सही नहीं है, तो थर्ड सेंटेंस इज करेक्ट। हो पा रहा है? ओके। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जरा। The statement that the Green Revolution has also created havoc by exterminating the species of useful parasite virus, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने तबाही मचा दी है जो काम के वायरस पैरासाइट्स थे उनको खत्म करके।
उनकी प्रजातियों को खत्म। इसका मतलब क्या है? तो अब 4 ऑप्शन है, आप लोग समझो क्या इसका मीनिंग। ऑल पैरासाइट्स एंड वायरस की पेस्ट अंडर कंट्रोल, कि सारे जो पैरासाइट, अब सारे वायरस और सारे पैरासाइट क्या पेस्ट को कंट्रोल में रखते हैं क्या? नहीं बाबा, हर जीवाणु। टीबी, टीबी होता है ना हमको ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो इसका बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जो दूध, दूध से हम दही जमाते हैं, किससे जमाते हैं? बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलस से। लेकिन लैक्टोबैसिलस तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर जीवाणु हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है, या हर जीवाणु हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। बात समझ रहे हैं? तो पहला वाला कह रहा है ऑल, मतलब सभी हमारे लिए क्या है? बढ़िया है। सेकंड वाला, पेस्टिसाइड केमिकल किल पैरासाइट्स एंड वायरस विच कंट्रोल्स पेस्ट, ये एक सिंपल लाइन होगी। तीसरा, द पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स टू ग्रेन हैज क्रिएटेड हैवॉक। बताओ बताओ फटाफट से। कह रहा है कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज आल्सो क्रिएटेड हैवॉक बाय एक्सटरमिनेटिंग द स्पीशीज ऑफ यूजफुल पैरासाइट। खत्म कर दिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इसको, काम के जो हमारे हैं। तो कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स टू ग्रेन्स हैज क्रिएटेड हैवॉक। ओके, और कोई सा लग रहा है तुमको इनमें से? बस डी लग रहा है। अरे पीछे वाले भी जवाब दो, विशाल, रवीना, कौन सा लगाएं? ठीक है, चलो तीसरा वाला स्टेटमेंट देखो। Which one of the following statements best reflect the underlying implication of the passage? छुपी हुई बात जो ये पैसेज कहना चाह रहा है क्या है? The excessive use of chemical pesticide is dangerous. एक बार और देखो। Man's effort to control nature to his advantage has always created unseen dangers side by side. इंसान क्या करता है? इस कुदरत को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम उस चीज ने क्या करी है? तबाही करी। अरे बात समझ में? आज अब देखो, हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हैं। आज दुनिया के हर देश के पास क्या है? एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। और कोई लीडर ऐसा नहीं है जो थोड़ा भी सेंसिटिव है। ओके, आप देखो दुनिया का हर लीडर किस तरह से बिहेव कर रहा है। पागल हो चुके हैं सब के सब, लड़े जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी कोई शो ही नहीं कर रहा है। ट्रम्प, पुतिन, बड़े बड़े देखो ना आप, कितने बड़े बड़े लीडर्स और पागलों की तरह बच्चे मर रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी न्यूज में पिक्चर्स आती है ना, मैं तो देख के इतना लगता है कभी कभी तो छोड़ के कहीं चली जाऊं, क्योंकि इंसान तो हो चुका है करप्ट। हाँ, एक बाप बैठा हुआ है, उसका बच्चा जैसे कार्तिक है छोटा सा, और वो बच्चा मरा हुआ लेके बैठा हुआ। बच्चा इतना सुंदर है, और क्यों? क्योंकि किसी दूसरे कंट्री ने उसके ऊपर क्या फोड़ दी? मिसाइल फोड़ दी। तो क्यों लड़ रहे हो? बैठ के सॉर्ट आउट कर लो ना इन चीजों को। नहीं हो रही है तो गेम खेल के सॉर्ट आउट कर लो, जरूरी है। अब आप आज अपन लोग भी क्या है, सेफ नहीं है। कब आके एटम बम हमारे ऊपर गिर जाए, हम सब फ्री। तुम्हारी तैयारी धरी की धरी रहेगी, मेरा भी धरा का धरा रह गया। तो ऐसे स्टेज में आज हम लोग पहुंच गए हैं। किसने बनाया था ये परमाणु बम बना था उस आइंस्टाइन की फर्जी इक्वेशन की वजह से। ओके, उसको दुनिया ने बड़ा नाम, शोहरत, सब कुछ दिया। क्या जरूरत थी फालतू की खोज करने की? फालतू की खोज करते हैं और बोले हम तो बड़े वो हैं। देखो हो रहे हैं कांड, ठीक है। काहे की किससे सुरक्षा करोगे? सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? शांति से रहो ना। मतलब नहीं, एटम बम तो उसके इक्वेशन के बाद में आया है। उसके पहले तो कुछ और ही बम होंगे, है ना? नहीं, एटम बम इज समथिंग। हिरोशिमा नागासाकी देखा है तुमने? कितना परीक्षण नहीं, अटैक था वो। दैट वाज अटैक, ओके, यूजिंग एटम बम। खत्म हो गया। आप सोचो हम लोग खत्म हो जाएंगे। कह रहा है कि इंसान करता है ना ज्यादा देर शाणादिकपन करता है, नेचर को कंट्रोल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आज यहाँ से बाहर जा रहे हैं स्पेस में, हम कुछ नया करेंगे, चांद पे एक आएगा गोला और धैर्य से पृथ्वी के टक्कर होगी और फूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसको समझना, कहना क्या चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि स्पेसिस का जो अंदर का जो बात है ना, वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है, इम्प्लीकेशन। तो पहला पॉइंट, रिसर्च इन वन एरिया लीड्स टू चैलेंज फॉर फर्दर रिसर्च इन द सेम फील्ड।
तो एक पर्टिकुलर एरिया में आप रिसर्च करते हो, उससे फिर कई तरह के चैलेंजेस और आ जाते हैं उसी फील्ड के अंदर, ये इसका सेट नहीं। एट प्रेजेंट रिसर्च इज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी नहीं कह रहा है, लास्ट वाला भी नहीं कह रहा। इस जो पैसेज का जो हिडन मीनिंग है ना, वो फर्स्ट वाला सेट। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन देख के हमारे साइंटिस्ट लोग क्या समझते हैं, अब हम तो 1.5 साल लोग, कुदरत क्या नहीं देगी हमारे अनाज, हम छीन के ले लेंगे अनाज इस धरती से, धरती की छाती पर ठोक ठोक के केमिकल, इससे अनाज निकलवा लेंगे। हमने यही करा, बट आज उसका रिजल्ट देखो। पंजाब से यहाँ राजस्थान के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन है उसका नाम, क्या नाम है उसका, कैंसर ट्रेन। ठीक है, क्यों हो रहा है कैंसर ट्रेन? पंजाब हमारे देश का सबसे बढ़िया, बोलते ना, फसल पैदा करने वाला स्टेट है। ओके, और वहां पे धमाके से खूब लोग, जो केमिकल बेचने वाले लोग हैं, मेरी फ्रेंड के फादर ही थे, और एक करोड़पति हो गए केमिकल बेच बेच के। रिजल्ट क्या हो रहा है, केमिकल्स को किसान डाल रहा है, उनको भी कैंसर हो रहा है, और जो उस फसल को खा रहे हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। अब कैंसर कोई जीवाणु विषाणु वाली तो बीमारी है नहीं, आपको भी पता है, आप पढ़ते हैं साइंस। अब उसका वो तो लाइफस्टाइल की वजह से आपको हो रही है, कचरा खा रहे हैं, कचरा जा रहा है, कचरा ही निकल रहा है हमारे बॉडी के अंदर, और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तुम्हारी तो औकात से भी बाहर है। ठीक है, बहुत भयानक बीमारी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पैसेज। सेकेंड वाला पैसेज देखो बेटा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, एक बार आप इसको पढ़ो। राजू पढ़ लिया, क्या थीम है इसकी? पानी की कीमत बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ देख लो। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का आधार क्या है? पानी है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन, हमारी बॉडी जो पूरी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई है। ठीक है, and no kind of physiological activity is possible in which this fluid does not play an essential, physiological activity होगी नहीं अगर क्या नहीं है वहां पे, पानी नहीं है। water is, यही है ना, water is of course necessary for animal life, जानवरों के लिए जरूरी है, while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees, जमीन के अंदर भी नमी किसके लिए जरूरी है? पेड़ पौधों के लिए, और इन सब के लिए जरूरी है। कहाँ गए, ओके, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट ट्री, दो द क्वांटिटी नेसेसरली वेरीज इनॉर्मसली विद द स्पीशीज, कोई कोई प्रजाति कम पानी पीती है, कोई ज्यादा, जैसे ऊंट कम पीता है ना, और जैसे मछली को तो चाहिए ही क्या, पानी। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। द, यही है ना, हाँ, द कंजर्वेशन एंड द यूटिलाइज, कंजर्वेशन मतलब बचाना, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग में लाना, ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल टू ह्यूमन, एकदम मूल आधार है हमारे जीवन का। अपार्ट फ्रॉम आर्टिसन वाटर, जो कुएं वगैरह में मिलता है पानी, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन, और पानी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? बारिश, जितनी बारिश होगी उतना पानी होगा, स्नोफॉल, जितना स्नोफॉल होगा उतना पानी होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके मीनिंग हो गया। अब हमें इसको जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, यस, वाटर इज the basis of life because it is necessary for the birth and growth of all living. Okay, हाँ, सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि ये जरूरी है जीवन के जन्म के लिए, ग्रोथ के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए, जो भी सजीव है सबके लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। अच्छा, सेकंड वाला देखो, नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर बिकॉज, जैसे हमारे शरीर में क्या चल रहा है, खाना पच रहा है, हम खाना खा रहे हैं, बॉडी में खून ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारा जो एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है,
फिजियोलॉजिकल। हाँ हाँ, तो क्या क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी, जस्ट अ मिनट। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर बिकॉज वाटर इज फ्लूइड। नो। ओके, वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, वाटर फ्लोज इजीली, वाटर डज नॉट प्ले इन सेकंड। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए फिजियोलॉजी। अच्छा, पैसेज किस बारे में है? द पैसेज इज ऑन रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के यूज के बारे में। यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, खेती में पानी कैसे यूज हो रहा है। यूज ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का यूज, या द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ। डी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में पानी का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। चलो थर्ड पैसेज। अब ये हम इजी इजी से पैसेज कर रहे हैं, आ रहा है समझ में कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेज के क्वेश्चन करने के लिए हमें उस पैसेज की थीम समझ में आनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हर तरह का रूल है, आपको वोकैब आनी जरूरी है, आपको वर्ड कंजर्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड यूटिलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ही वोकैब है। अगर वोकैब नहीं है तो पैसेज नहीं कर पाओ, क्योंकि ग्रामर में क्या करोगे, ग्रामर तो इजी है, वो आप ऑटोमेटिकली पकड़ लोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अब जितने ज्यादा आप ना इंग्लिश की रीडिंग करोगे ना, और जितना ज्यादा आप किताबें पढ़ोगे, आपको ना ऑटोमेटिकली पैसेज सॉल्व करने की आदत लग जाएगी। और क्योंकि काफी अच्छा मार्क्स होता है इनका, पैसेज का, क्लोज का, पिक्यूआरएस का, तो धीरे धीरे आपको इस पे भी क्या करना पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा। ग्रामर वोकैब तो आप लोग कर ही रहे हो, वो एक चल रहा है, साइड में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना है। कोई सी भी बुक उठा लो, कोई सा भी नॉवल उठा लो, जितनी वोकैब हो जाए उतना अच्छा है। जैसे वोकैब तो अपन क्लास में कर ही रहे हैं, अब ये थर्ड पैसेज है, देखिए करो इसको, क्या कह रहा है। ये दिख रहा है आपको साइज? चलो एक बार यहाँ का पढ़ दो, फिर मैं आगे कर दूंगी। Popular illusion about birds extend further than the use of word egg shape that would suggest that all eggs are alike। मतलब बहुत ही फेमस जो इल्यूजन मतलब भ्रम है, ठीक है, किसके बारे में, पक्षियों के बारे में। वो क्या है, एग शेप, एक वर्ड है एग शेप की, सारे जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइक मतलब सेम होते हैं। ओके, जैसे मैं, तुम लोग मुझे बोलो मैम वी आर अलाइक, हम तो एक जैसे हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर इज अ पॉपुलर आइडिया, लोग कहते हैं कि दैट आउल हुट, कि उल्लू क्या करता है, हूटिंग करता है, ऐसा करते हो तुम लोग। बोले सारे बच्चे हूटिंग कर रहे थे, हूटिंग कहाँ से आया? हाँ, एक्चुअली ओनली वेरी फ्यू आउल्स हूट, कुछ ही आउल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हूट करते हैं। Arid hoot owl. These include the common brown and downy wood owl. और कौन से हैं ये? हाँ, ओके, व्हाइट बाम आउल स्क्रीचेस, ये कोई अलग प्रजाति है उल्लुओं की जो क्या करती है, स्क्रीच करती है। स्क्रीच में एक आवाज होती है जो ये निकालते हैं। लिटिल आउल, छोटे जो उल्लू होते हैं वो क्या करते हैं, वेलिंग क्राई, रोते हैं ये। ओके, और लॉन्ग ईयर्ड आउल, जिनके कान लंबे होते हैं ना उल्लुओं के, वो क्या करते हैं, भौंकते हैं कुत्ते की जैसे। और द शॉर्ट केयर्ड आउल, छोटे जो होते हैं वो स्नॉट, स्नॉट मतलब खर्राटे लेते हैं जैसे। अनदर मिस्टेकन आइडिया इज दैट ऑल डक्स क्वैक, जैसे उल्लुओं के लिए बोलते हैं सारे उल्लू हूट करते हैं, वैसे ही सब बोलते हैं कि सारे डक्स क्या करते हैं, क्वैक करते हैं। डक्स के बोलने का जो पैटर्न होता है उसको क्या बोला कि सारे डक्स क्या करते हैं, क्वैक। अब ये बोलेगा कि क्या, बिकॉज द कॉमन फार्म यार्ड डक इज अ डोमेस्टिकेटेड फॉर्म, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू, ठीक है, जो फार्म में जो डक्स पाले जाते हैं वो पालतू होते हैं, फ्रॉम द कॉमन वाइल्ड डक और मलाड दैट क्वैक। तो ये वाइल्ड डक और ये मलाड जो होते हैं ये क्वैक करते हैं। एक्चुअली मोस्ट वाइल्ड डक कॉल विद विसल, ज्यादा पालतू जो डक्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्वैक करते हैं। पालतू जो डक्स होते हैं, जैसे मैंने मेरा फार्म हाउस बनाया और वहां पे मैंने एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया, उसमें 4-5 डक्स छोड़ दिए डोमेस्टिकेटेड, तो वो क्या करते हैं, क्वर्क करते हैं। लेकिन आप जंगल में जाओ, वहां भी आप डक्स देख लेते हैं, वो डक्स क्या करते हैं, विसल करते हैं। क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये पैसेज किस बारे में है, पक्षियों के बारे में। और पक्षियों के बारे में क्या इल्यूजन्स है, क्या भ्रम है, क्या गलत धारणाएं हैं। तो इसमें कितने पक्षियों के एग्जाम्पल लिए, कौन कौन सा, उल्लू और बतख। ठीक है, उल्लू,
उल्लू जो है हूट करता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि हूट ही करता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के उल्लू अलग अलग तरह से अपनी आवाज निकालते हैं। वैसे ही डक होता है, डक के बारे में है कि सारे डक क्वैक करते हैं, नहीं, डोमेस्टिकेटेड डक क्वैक करते हैं, लेकिन वाइल्ड डक क्या करते हैं, विसल करते हैं। तो ये हमारा पैसेज का थीम है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखो क्या है। द मेन पर्पज ऑफ दिस पैसेज इज, क्या है इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य? टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पॉपुलर बर्ड्स, प्रसिद्ध जो बर्ड्स हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करना। टू शो आवर इनकरेक्ट आइडियाज ऑफ बर्ड लाइफ, जो हमारे दिमाग में जो गलत आइडियाज हैं किसके बारे में, बर्ड लाइफ के बारे में, उसको बता रहा है। टू शो आवर परफेक्ट नॉलेज अबाउट बर्ड्स, कि हमारे को बर्ड्स के बारे में क्या है, परफेक्ट नॉलेज। टू डिस्क्राइब द कॉल्स ऑफ आउल एंड डक्स, कि ऑल्स और डिस्क्राइब करना है, ऑल्स और जो डक्स है ना, तो वो कैसे बुलाते हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर ये पॉइंट भी एप्लीकेबल है। देखो ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, कौन सा, ए और सी, ठीक है। अगर नॉलेज ही होती तो फिर हम आज सारे उल्लू को हूटिंग थोड़े बताते। तो ये दो तो हट गए, अब हमारे पास दो ऑप्शंस, तो ये भी बता रहा है, लेकिन मेन जो इस पैसेज का पर्पस है वो क्या बता रहा है कि हमको कितनी गलत जानकारी है। जैसे हम क्या बोलते हैं, बिल्ली रास्ता काट देगी तो दिन खराब होगा। तो ये कितना, मतलब बिल्ली यार कितनी प्यारी सी होती है, कितनी सुंदर होती है, तो ये हमारे को एक इनकरेक्ट आइडिया है। जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं बिल्ली घर में रखने से बहुत पैसा आता है। ओके, तो ऐसा है कि बिल्ली काट गई रास्ता तो ऐसा होगा, ये हो गया, चूहे आ गए तो अच्छा, गणेश जी आ गए, गणेश जी नाराज हो गए, चूहे चले गए, अरे यार क्या मतलब, समझ नहीं आता। तो ऐसे उल्टे सीधी चीजें हमें पता होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा हमारा, बी। चलो सेकंड वाला देखो। The impression created by repeating the term popular and common are, popular and common क्यों यूज किया गया है? ह्यूमन बींग्स आर क्लोजली अटैच टू बर्ड्स, कि इंसान बर्ड से बहुत ज्यादा अटैच है। आवर आइडिया अबाउट बर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मोस्ट कॉमन टाइप्स, हम पक्षियों के बारे में कोई भी जो आइडिया रखते हैं तो जो सबसे ज्यादा कॉमन चलता है उसमें से ही ले लेते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, बुरा होता है, तो सुन लिया, किसी ने बोल दिया चौराहे में से कुछ मत खाओ, अब सुन लिया तो कुछ मत खाओ, आई बात समझ, तो ऐसा होता है। Owls and ducks are our favorite birds। अब देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा पैसेज में कि ऑल्सो ये तुम्हारे फेवरेट है। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स आर अवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द होल, पालतू जानवर हमको पूरी दुनिया की खबर ला के देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो ही। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। ह्यूमन बींग्स आर क्लोजली अटैच टू बर्ड्स, क्या हम बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, मोस्ट कॉमन टाइप, जो चल रहा है उसी को हम आगे परोसे जाते हैं। जैसे आज तक हम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, चिड़िया उड़, तोता उड़, यही सिखा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सिखा रहे कि बकरी चल, भैंस चल, चेंज नहीं कर रहे हैं ना, सब जैसा आ रहा है वैसे ही हम वही सिखा रहे, जो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, हम क्यों नहीं ये बोल रहे हैं नाना तेरे मोर को मोरनी ले गई, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। जो आ रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, आगे पास ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। द कॉमन डक्स, sorry, the common duck is not a separate species but a tame version of wild variety because it, भाई कॉमन जो हमारा डक है हमारे पास है वो कुछ नहीं है, वो एक तरह से टेम, मतलब उसको पालतू वालतू करके एक वाइल्ड जो डक होता है उसी का वर्जन है। क्यों 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 बताओ, कौन सी लाइन आई थी, विसल लाइक मोस्ट वाइल्ड डक्स, नहीं, जंगली डक्स की तरह ये विसल करता है, नहीं, ग्रंट तो, अरे विसल ग्रंट, विसल कौन कर रहे थे, वाइल्ड डक्स। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ग्रंट तो हाथी करता है, तो ग्रंट तो वर्ड ही सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाथी क्या करता है, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी ग्रंट करता है उसको, गर्जना करता है, ठीक है, उसको ग्रंट बोलते हैं, ओके। या ये इंसानों के लिए भी बोल लेते हैं, ठीक है, कोई भड़कता रहता है, करता रहता है ना। हैज द सेम कॉल एज अदर डक्स, सारे डक्स क्या सेम ही होते हैं क्या, मतलब सेम कॉल, कौन सा है, क्वेक्स लाइक द मलाड, ये लाइन आपकी पैसेज में भी आई, कहाँ थी, एक्चुअली मोस्ट वाइल्ड डक्स कहाँ था, ये डोमेस्टिकेटेड, कॉमन वाइल्ड डक्स और मलाड
दैट क्वैक्स, मलाड दैट क्वैक्स, ओके। हाँ, क्वैक का मतलब जो डक बोलता है ना उसको बोलते हैं क्वैक। जैसे आपको कोई पूछे बिल्ली क्या करती, कैट म्यू, ठीक है। कुत्ते क्या करते, भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, ओके। ऐसे ही डक्स क्वैक, ऑलराइट। इट्स कॉमन टाइप जो हम बोल रहे हैं वहीं से आ गया, पर सारे डक्स क्वैक नहीं करते, है ना। वाइल्ड डक्स क्या करते हैं, विसल। डॉग क्वैक नहीं, डॉग बार्क। हर जानवर का जो बोली होता है ना वो अलग अलग होता है। अब इंसान क्या करता है, बार्क करता है, स्पीक करता है, बोलता है, ठीक है। अब भैंस बोलती है, समझ में आया। तो ये हर जो क्रिएचर इस धरती पे जो अपना बोलकर जो अपनी आवाज निकालता है उसका वर्ड अलग अलग होता है। ये स्कूल में सिखाया जाता है हमको। चलो पैसेज नंबर 4 पढ़ो, लास्ट करेंगे अभी आज का ये पैसेज नंबर 4। हो गया रीडिंग डन। ये मस्त है, ये उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो टीचर के मजे लेते हैं। कई बार कुछ नोटिस स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्लास में एक आधी तो होते हैं, है ना। आगे समझ में। तो कह रहे हैं कि भैया 16 और 3 को मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज द 16 एंड 3 मल्टीप्लाइड, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने होंगे, ठीक है। अब देखो, आस्क द टीचर, टीचर ने पूछा, द बॉय ब्लिंक्ड, बच्चा ब्लिंक करा ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लिंक करना बोलते हैं। द टीचर परसिस्टेड एंड द बॉय प्रॉम्प्टली आंसर, टीचर ने बोला बताओ, बच्चे ने फटाफट आंसर किया 24। 16 दिया, बच्चे के अकॉर्डिंग कितना हुआ 24, और तुमने क्या बताया, बच्चे के अकॉर्डिंग सही जवाब दिया उसने, ठीक है। तो विद एज इट सीम टू द टीचर अ बिग स्माइल ऑन हिज, जैसे ही तुमने बोला 16 दिया 24, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अजीब तरीके से स्माइल की, बिग मतलब बेकार स्माइल। हाँ, द बॉय एविडेंटली was trying to fool him and was going contrary on purpose, एक्चुअली जानबूझ के टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, ऑन पर्पस, जानबूझ के, ठीक है। उल्टा जो जवाब दे रहा था वो क्या कर रहा था बच्चा, जानबूझ के, ऑन पर्पस। ही हैड करेक्टेड दिस एरर रिपीटेडली, ठीक है, उसने बार बार इस एरर को करेक्ट किया। एंड नाउ द बॉय परसिस्टेड इन सेइंग 24, अब वापस क्या बोला, ओके। आगे चलते हैं, हाउ कुड दिस फेलो बी मेड टू ऑब्टेन 50 इन द क्लास टेस्ट, कैसे इसके 50 नंबर आ गए, टीचर को गुस्सा आया, कैसे आ गए इसके 50 नंबर। एंड गो अप बाय डबल प्रमोशन टू द फर्स्ट फॉर्म, डबल प्रमोशन हो गया इसका तो। एज हिज पेरेंट्स फॉन्डली होप, जैसा कि उसके पेरेंट्स को होप था। एट द मेंशन ऑफ 24 द टीचर फेल्ट ऑल हिज ब्लड रशिंग टू, जैसे वो 24 बोला ना, 16 दिया 24, खून है ना सर के ऊपर चला गया उसका, मतलब गुस्सा आ गया उसको, ठीक है। ब्लड पूरी बॉडी का सारा सर में चला गया, मतलब गुस्सा आ गया। एंड ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, टीचर ने अपने आप को क्या करा, कंट्रोल। एंड आस्क अगेन, फिर से पूछा, हाउ मच एट अ लास्ट चांस, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कितना हुआ।
When the boy said the same thing obstinately, obstinately मतलब वही जिद के साथ बोला 16 दिया 24, ठीक है. He felt as if his finger was releasing the trigger. ऐसे टीचर को ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियों से बंदूक की वो ट्रिगर आती है, ठा 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 बच्चे को उड़ा दो. ठीक है, गुस्सा आता है कई बार टीचर्स को, बहुत तपा देते हैं बच्चे, है ना. He reached across the table and delivered a wholesome लपड़. ठीक है, टीचर गया, फिर धय धमाधम उसकी क्या करा, कुटाई करा. ऑन द यंगस्टर, गाल के ऊपर एक चमाट मारी उसके, हो गया वो अपने आप सही, और लो टीचर के मजे. ठीक है, तो कई बार होता है ऐसा, है ना. चलो, तो क्वेश्चन क्या है. द बॉय आंसर्ड द क्वेश्चन. क्वेश्चन का जवाब दिया बच्चे ने. फियर और एंजाइटी के साथ, डर के साथ दिया. लग रहा था उसको डर लग रहा है, नहीं. विद द इंटेंशन टू फेल द क्लास टेस्ट, इस इरादे के साथ कि वो क्लास टेस्ट में फेल हो जाए. टू मेक सम फन इन द क्लास, यस, टू मेक सम फन इन द क्लास. या फिर व्हेन द टीचर परसिस्टेड इन आस्किंग, टीचर उसको जोर डाल के पूछा, इसलिए उसने वो ऐसा जवाब दिया. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट, द टीचर फेल्ट ब्लड रशिंग टू हिज हेड बिकॉज, उसका खून सर में जा रहा था, क्यों. यस, देयर वाज एन एरोगेंट स्माइल ऑन बॉयज लिप्स. एरोगेंट वर्ड तो आया ही नहीं है पैसेज में, कि बच्चे के चेहरे पे क्या थी, एक एरोगेंट स्माइल थी. नहीं. He thought the boy was hopelessly dull. उसको लगा कि बच्चा क्या है, कमजोर है. उसको गुस्सा क्यों आया कि बच्चा इंटेलिजेंट, ऊपर से जवाब इतना घटिया दे रहा है, मतलब ये मेरे मजे ले रहा है. He thought the boy made the mistake deliberately. यहाँ वर्ड आ गया कि बच्चा जानबूझकर. अब देखो कैसे तुम्हारे ये पैसेज में गड़बड़. वर्ड यहाँ सी ऑप्शन में दिया है डेलिबरेटली, और तुम्हारे पैसेज में वर्ड देखो क्या आ रहा है, जानबूझकर के लिए नहीं. हाँ, कहाँ है वर्ड. 24 दिया था जवाब बच्चे ने, ऑन पर्पस. ठीक है, जानबूझकर को यहाँ क्या बोला है, मैंने आपको ना एडजेक्टिव की क्लास करवाई है. ठीक है, एडजेक्टिव की क्लास में ये हमने करे हैं, लास्ट में काफी सारे दे रखे हैं. ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझ के, और ऑप्शन में आपको वर्ड क्या दिया है, आपको यहाँ पर देखो, डेलिबरेटली. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी. और डी क्या कह रहा है, द बॉय गेव अ रॉन्ग आंसर टू सच सिंपल क्वेश्चन. तो बच्चे ने आसान क्वेश्चन का इजी आंसर, आसान क्वेश्चन का, बट यहाँ पर देखो ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है, इस वजह से उसका गुस्सा आया. ठीक है, आप आसान क्वेश्चन का जवाब गलत दे सकते हो, लेकिन टीचर को लगा उसने क्या करा है वो चीज, जानबूझ के. जब तुम ये कर रहे हो, तुम क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, डबल प्रमोशन तुम्हारा हो रहा हो, फिर तुम 16 दिया 24 बोल रहे हो, इसका मतलब जानबूझ के ही कर रहे हो, तो इसीलिए उसको गुस्सा आया. ये वाला है. थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा. द टीचर कंट्रोल्ड हिज एंगर बिकॉज, टीचर ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, आया था ना अभी पैसेज, क्यों किया. He remembered the fond hopes of boy's parents. He wanted to give another opportunity to boy. The boy was too young to pick up mathematics fast. बच्चा काफी अभी नया नया बच्चा था, तो इतनी मैथ्स उसको नहीं आती. जब क्वेश्चन पूछ रहा 16 दिया, तो इसका मतलब बच्चा भी पढ़ा लिखा अच्छा है. हाँ, he believed that boy must be taught the lesson. उसको लगा कि बच्चे को दोबारा लेसन की कोई बात नहीं. मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत जल्दी हो गया, ये नहीं हुआ. अभी दो ऑप्शंस में से देखते हैं. He wanted to give an another opportunity, तो अपॉर्चुनिटी तो कहीं आया ही नहीं. क्या था उसको गुस्सा कंट्रोल इसलिए कर लिया, उसके जो पेरेंट्स की जो होप है उनको वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था. ठीक है, आपके पास बुकलेट है, बुकलेट में इनको आप एक बार करना, पहले इजी पैसेजेस करना शुरू करना. आई थिंक 50 पैसेजेस आपकी बुकलेट में दिए हुए हैं, इनको आप लोग पढ़ के सॉल्व करना. बाकी 5वें नंबर से कल करना. ठीक है, यू गाइस आर फ्री, यू विल लीव नाउ.